आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले केटीसी पढ़ा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दूसरे नंबर पे थर्मोडायनामिक्स पढ़ा। तीसरे नंबर पे आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, या बेसिकली जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पहले पढ़ लेते हैं, और अगर टाइम रिमेनिंग है तो उस केस में हम थर्मल एक्सपेंशन या फिर जो आपका थोड़ा सा फेज कन्वर्जन वाला पोर्शन है उसको देख लेंगे। काफी इजी सा चीजें होती हैं वो सब चीजें, ठीक है। हालांकि पूरा हीट ही इजी होता है अगर एक बार समझ में आ गया तो देखो, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहली होती है कंडक्शन, दूसरी होती है कन्वेक्शन, तीसरी होती है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम के लिए, अगर मैं लिस्ट वाइज बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरे नंबर पे है, आप अगर मैं इसको 2 स्टार बताऊं, 3 स्टार बताऊं, ये दूसरे नंबर पे है कंडक्शन, और तीसरे नंबर पे है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो टॉपिक ही नहीं है, अगर हम इसको स्टार ही ना लगाएं तो बेहतर है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंडक्शन। कंडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। कंडक्शन आपका ऐसे मान लो आप करंट का रिवीजन कर रहे हैं, क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से आता है मतलब कंडक्शन उसको समझ में आ गया, ये मान लो, ठीक है। कंडक्शन के सारे क्वेश्चन करंट से आप सीधे सीधे मैच कर सकते हो। अब यहाँ पर बस टर्मिनोलॉजी अलग है, बाकी सब चीज देखा जाए तो सेम है। देखो, करंट के अंदर आपका वोल्टेज का डिफरेंस होता था, पोटेंशियल डिफरेंस का, तब करंट फ्लो होती थी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पर आपका हीट फ्लो होती है, हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका सॉलिड और मरकरी के लिए है, स्पेशली फॉर सॉलिड और मरकरी, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो हमने ये एक यहाँ पर एक सॉलिड लिया, एक रॉड ली, ठीक है, और इस रॉड में आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से हीट आई, यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर T1 ज्यादा था T2 से, तो आपकी हीट यहाँ पर पास हो गई, इसको हम कह रहे हैं कंडक्शन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब कंडक्शन जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो होता है वेरिएबल स्टेट, एक होता है स्टेडी स्टेट। धीरे धीरे आपकी स्टेट जो है वो स्टेडी हो जाती है। स्टेडी का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ। टेम्परेचर डिफरेंस आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब देखो, वैसे बेसिकली जो आपकी नॉर्मल स्टेट है उसमें क्या है, जैसे हमारा ये रॉड है, ये कंडक्टर है, सॉलिड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो आपका यहाँ पर ऐसे हीट आई और आपकी यहाँ से कुछ हीट निकल गई, ठीक है। मतलब जो हीट आई वो पूरी नहीं निकलेगी, कहने का मतलब ये है, ये जो मटेरियल है ना कुछ हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये हमारा टेम्परेचर T1 था, और यहाँ पर सपोज टेम्परेचर T2 था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर फंडा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, उसी वजह से हमारा क्या हुआ, हीट फ्लो हुई, ठीक है। जब आप लेकिन ऑब्जर्व करोगे आपका हीट का, तो बेसिकली क्या होगा कि जो हीट आपकी निकली है Q डैश, वो आपकी कम हो जाएगी Q के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ हीट एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इस देखो, यहाँ पर प्रत्येक क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होना। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका जो सेकंड वाला पोर्शन है उस क्रॉस सेक्शन एरिया का टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस तो मेंटेन रहे, ठीक है, जैसे आपकी जो हीट आई वो आई और यहाँ से चली गई, ठीक है, आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लेकिन मेंटेन रहेगा, तभी आपकी हीट फ्लो हो सकती है, अदरवाइज वो फ्लो ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, ये तो है भाई, नहीं तो हीट ही फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जैसे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए था तभी करंट फ्लो होती थी, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, आपका जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है तब मेंटेन है, तभी हीट फ्लो हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टेडी स्टेट है उसमें लोचा क्या है कि जिस जगह पर आपका जो टेम्परेचर था, हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन वो वेरी करेगा, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि आपकी जो स्टेडी स्टेट है उसमें क्या होता है, स्पेशली यहाँ पर जो आपका पहले टेम्परेचर था, मान लो यहाँ पर 10 केल्विन था, तो वो बाद में भी 10 केल्विन रहेगा। लेकिन ये बात अलग है कि यहाँ पर आपका 20 केल्विन हो सकता है, 30 केल्विन हो सकता है, यहाँ से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बात आपकी यहाँ पे समझाने वाली है, ठीक है। लेकिन जो आपका स्टडी स्टेट है उसमें यह है कि अगर इसका टेम्परेचर पहले 10 केल्विन था तो 1 घंटे बाद भी 10 रहेगा, 2 घंटे बाद भी 10 रहेगा, 10 घंटे बाद भी 10 रहेगा। ये कहने का मतलब है जब तक हीट पास हो रही है, ठीक है। तो ये स्टडी स्टेट का मतलब है, सिंपल सा मतलब चेंज आपका जो है वो 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज का, हमारा जो करंट वाला चैप्टर था और यहाँ पर जो हीट वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर आपका हीट करंट है ना, और वहां पर आपका इलेक्ट्रिक करंट था, बस दोनों में नाम का इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ पर हीट करंट हम इसको कह रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट था। अब जो हीट करंट है उसमें आपका हीट फ्लक्स नाम की चीज होती है, हीट फ्लक्स। जैसे हमारी एक रॉड थी, इधर टेम्परेचर T1 था, इधर टेम्परेचर T2 है,
यहाँ से हीट आई निकल गई, इसका सपोज आपका जो कंडक्टिविटी थी मटेरियल की वो K थी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है T1 ज्यादा होगी T2 से, तभी तो हीट की डायरेक्शन ऐसे रही, है ना। तो यहाँ पर आपका जो हीट करंट होता है, अब देखो मान लो आप यही एक ऐसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट में देख रहे होते पोटेंशियल डिफरेंस के दौरान, तो करंट क्या होता, या तो dq/dt होता, या फिर आप क्या देखते करंट को, डेल्टा V/R, है ना, यही तो होता है, V = IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि V1 बड़े में से छोटा डिवाइडेड बाई R, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें इसको, तो ये हो जाएगा डेल्टा T/RT, तो ये हो जाएगा हमारा T1 - T2/RT, ठीक है। तो ये हमारा हीट करंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो तो जो हीट करंट है वो dq/dt हो जाएगा, तो यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा KA/L T1 - T2, तो ये हमारा हीट करंट हो गया, ठीक है, dq/dt KA/L T1 - T2। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इस नॉर्मल करंट को वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा dq/dt, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिग्मा A/L V1 - V2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ करता था, तो यहाँ पर आपको देखो सारी चीजें वही हैं, देखो बस यहाँ पे सिग्मा था, तो उस चीज को हम यहाँ पर K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर V1 - V2 था, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू याद है ना, रो L/A होती थी, मतलब L/ बेसिकली होता था ना, तो आपको जो रो था उसकी जगह 1/सिग्मा आपने रख दिया है ना, तो आपका इसीलिए सिग्मा A/L हो गया है। तो ऐसे ही आपने सिग्मा की जगह कंडक्टिविटी K ले ली है, वहां पर आपकी सिग्मा होती थी, यहाँ पर K। A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर भी वही है, L फॉर लेंथ, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था इलेक्ट्रिक करंट में, जबकि यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, बस इतना सा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कुछ चीजों की बात, जैसे आपकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकेंड या फिर आपकी वॉट, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें थर्मल रेजिस्टेंस की, तो वो होता है L/Ka, ये भी हमें समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जैसे वहां पे होता था रो L/A, तो यहाँ होता है L/Ka, ठीक है। L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये भी हमें समझना होगा। तीसरे नंबर पे जो है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये होता है आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी, मतलब ये हर मटेरियल की अलग अलग होगी, ठीक है। और अगर आप देखो तो इसकी जो यूनिट होती है थर्मल कंडक्टिविटी की, वो कितनी होती है, वो आपकी यहाँ पर जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वॉट मीटर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर, क्योंकि हीट फ्लक्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ चीजें जैसे आपको ध्यान रखना है, हमेशा किसी भी कंडक्टर की या किसी भी बर्तन की यूटेंसिल की अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक यूटेंसिल है, उसका जो कंडक्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए या लो, तो ये हाई होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टिविटी हाई है मतलब हीट करंट ज्यादा फ्लो होगा। और आपकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट हर 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज करी गई हीट है। अगर वो कम होगी, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सब्सटेंस है वो ऐसा है जो कम हीट देने से ही गर्म हो जाता है ना, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, जबकि कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा कि किसी भी यूटेंसिल, कौन सा यूटेंसिल अच्छा है, जिसकी कंडक्टिविटी हाई है और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसके अंदर एक टॉपिक होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम जो है लेंथ का कुछ ग्रेडियंट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर का ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जो क्या होगा T1 - T2/L, ठीक है। वहां पर हम जो है फाई के नाम से उसको पढ़ेंगे पोटेंशियल में, तो आपका T1 - T2/L, यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 - T2/L, मतलब इसको डिफाइन कर दिया है, जो हमारा अभी फॉर्मूला था ना, उसमें हमारा जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ये वाली चीज, तो हमने T1 - T2/L को एक नाम दे दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट तब कहते हैं किसी भी चीज को जब वो लेंथ के साथ वेरी करता है, ठीक है ना। और रेट कब कहते हैं, जब टाइम के साथ वेरी करती है चीज, ठीक है। हम जानते हैं भाई जो हीट करंट होती है वो अभी अभी हमने देखा था KA/L T1 - T2 थी, ठीक है। अगर ये वाली चीज आपकी टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो T1 - T2/L है, जिसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कह रहे हैं, वो H/KA के बराबर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, जो जो हमने अभी भी देखे हैं उन्हीं को हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, दो सिलेंड्रिकल रॉड हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है, ठीक है, और वो 3:4 के रेशियो में है,
और जो उनकी थिकनेस का रेशियो है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो वो 2:1 है। तो आपको पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा उनकी लेंथ का, सो दैट बोथ द सिलेंड्रिकल रॉड हैव सेम थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब बेसिकली आपसे ये कहा गया है कि अगर सेम थर्मल रेजिस्टेंस दोनों रॉड का है तो आप लेंथ का रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये 2 है, ध्यान रखना अल्फा नहीं है। ठीक है, ये आपका जो K1 और K2 का रेशियो 3:4 है, ये आपका जो 2:1 रेशियो दिया गया है बेसिकली वो आपका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो है। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर जो थर्मल रेजिस्टेंस है बेसिकली वो सेम है दोनों का, ध्यान रखना दोनों का। तो आपको उनकी लेंथ का रेशियो यहाँ पर बस कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या रेशियो आएगा, हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस होता था, अगर हम चैप्टर की बात करें करंट की, तो वहां पर उसका फॉर्मूला क्या होता था, वहां पर जो होता था वो होता था रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर रो रजिस्टिविटी होती थी, लेकिन कंडक्टिविटी आपकी इसका उल्टा होती है, तो यहाँ पर इसीलिए एल अपॉन के ए हो जाएगा। कभी भी भूल जाए तो यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेना। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें आर टी सेम है, इसका मतलब के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K1 मल्टीप्लाई A1 डिवाइडेड बाई K2 मल्टीप्लाई A2 किसके बराबर आएगा, L1 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं। K1 और K2 की वैल्यू 3/4, A1 और A2 की वैल्यू 2/1। तो L1 और L2 की वैल्यू कितनी आ गई फिर 3:2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए लेंथ का वो 3:2 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर हमें 2000 जूल पर सेकंड का हीट फ्लक्स चाहिए, हीट फ्लक्स का मतलब समझते हैं, आपका टोटल अमाउंट ऑफ हीट हमें उतना चाहिए किसी भी रॉड से, और उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। एक ऐसी रॉड जो 10 सेंटीमीटर लंबी है उससे हमें इतना हीट फ्लक्स चाहिए। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन है कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर उस रॉड का 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और अगर आप उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 400 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है, तो आपको बताना है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना मेंटेन करें इतना सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें T1 माइनस T2 फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है हीट फ्लक्स का, हम जानते हैं हीट फ्लक्स मतलब हीट करंट। तो HI मतलब जो हीट करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता था आपका KA अपॉन L T1 माइनस T2। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो क्या आंसर हमारा हो सकता है, सीधे वैल्यू पुट करनी थी। जो हीट करंट होता है वो होता है KA अपॉन L T1 माइनस T2, है ना, और हमें निकालना क्या था T1 माइनस T2, क्योंकि हीट करंट तो हमें दिया हुआ है 2000 जूल पर सेकेंड। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी जगह 2000, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें लेंथ जो हमारी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की जगह कितना कर दोगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई KA। तो हमारा जो KA है, K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू है हमारी 400, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा हमारा, यहाँ से 10 बार गया तो ये हमारा जो आंसर है वो 2 बार गया, और ये ऊपर गया तो आपका आ जाएगा 100/2 यानी कि 50 केल्विन या फिर 50 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपका जो है वो केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस वो एक ही होता है। ठीक है, उसमें कुछ अंतर नहीं होता है। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 आइडेंटिकल रॉड हमने ले ली। ठीक है, अब इन रॉड को हमने ऐसे A B C D, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिया है स्क्वायर फ्रेम में। अगर टेम्परेचर T1 और T2 मेंटेन किया गया A और C पॉइंट पर, ठीक है, एंड हीट करंट फ्लो थ्रू ए कॉम्बिनेशन इज 30 जूल पर सेकेंड। ए और सी पर जब आपने टेम्परेचर मेंटेन किया तो 30 जूल पर सेकेंड हीट करंट फ्लो होती है। अगर सेम टेम्परेचर आपने ए और डी पर मेंटेन किया तो यहाँ पर कितना हीट करंट फ्लो होगा इस कॉम्बिनेशन से, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ए और डी पर बताना है, मतलब एक तरीके से 4 रेजिस्टेंस होते थे ना ऐसे, तो जैसे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस और इस पॉइंट के बीच में, तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मान लो। ठीक है, तो ये 4 रॉड को आप क्या मान लो, 4 जो है रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, और इस हिसाब से हम इसको आर इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ पर, क्योंकि हीट करंट निकाल रहे हो तो हीट करंट होता था पोटेंशियल अपॉन आर रेजिस्टेंस, तो आपका यहाँ पर कितना होगा हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें ए और सी के बीच में, तो हमारा अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह देखें तो इधर आर है, इधर आर होगा, और इधर भी आर, इधर भी आर, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 2R और ये 2R,
और 2R पैरेलल में, तो R हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो R हो जाएगा। तो हमारा जो हीट करंट है वो 30 है और हमें टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर निकालना है, ठीक है, और ये हमारा R हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर हम देखें इसी सीन को A और D के बीच में, तो यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R है, ये A है, ये D है। और फिर आपका जो अगर यहाँ पर अगर आप ले रहे हो A और D को, तो ये और ये सीरीज में आ जाएंगे, तो R R R 3R हो गया। तो आपका जो ऊपर रेजिस्टेंस आया वो 3R हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 का ऐसे निकाल लो या फिर नॉर्मल 1/R1 वाला तरीका लगा लो। तो यहाँ पर जब आप इसको करोगे तो 3/4R हो जाएगा। तो हमारा R इक्विवेलेंट इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हीट करंट कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो, है ना, क्योंकि करंट क्या होता था, वोल्टेज अपॉन आर। तो यहाँ पर हीट करंट कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन आर। तो हमारा यहाँ पर बेसिकली हमें ये निकालना था। तो हमारा जो हीट करंट है, सॉरी, हमें जो ये निकालना था एच डैश। तो हमारा जो T1 माइनस T2 अपॉन आर की वैल्यू है वो 30 है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 4 को अगर ऊपर ले जाएं, 3 को यहाँ रहने दें, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 जूल पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, ठीक है। ये तरीका था इसको करने का। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर जो हमारी के इक्विवेलेंट है वो अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। अब के इक्विवेलेंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज जब भी कॉम्बिनेशन हमें करना है तो उसमें हमें थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का सेम होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका K1 और K2, मान लो 2 रॉड है, आपने उनको जोड़ा, इसकी लेंथ L1 थी, इसकी L2 थी, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होगा सीरीज में, ठीक है। तो इनको हम यूज कर सकते हैं एक के इक्विवेलेंट की तरह, ठीक है। और इनकी जो लेंथ हो जाएगी वो L1 प्लस L2 हो जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो R इक्विवेलेंट जैसे हुआ करता था आपका R1 प्लस R2, ठीक है। तो जब आप R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दोगे, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो L अपॉन A होती थी, तो यहाँ पर L अपॉन K A हो जाएगी। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, L1 प्लस L2 डैश डैश डैश, जितने भी L हैं उनको जोड़ते जाओ, डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2, ऐसे जोड़ते जाओ। तो ये हमारी के इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। ये तो था कितने भी हों, लेकिन अगर सिर्फ 2 कंडक्टर हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा, तो भी उसके लिए हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले पैरेलल का और देख लो। पैरेलल में क्या फंडा है, पैरेलल में मान लो आपने क्या किया, 2 ऐसे रॉड ले ली और उनको ऐसे पैरेलल में लगा दिया, किसी की लेंथ L1 है, किसी की लेंथ L2 है, ठीक है। और आपकी जो लेंथ है, सॉरी, किसी का एरिया A1 है, किसी का एरिया A2 है, लेंथ आपकी बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको कैसे यूज कर सकते हो, एक के इक्विवेलेंट की तरह यूज कर सकते हो, एक ही रॉड बनाकर यूज कर सकते हो। इनका जो टोटल एरिया हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, जबकि लेंथ आपकी L रहेगी, ठीक है। यहाँ पर लेंथ सेम रहती है, सीरीज में आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा करता था। तो के इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना आएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। दिस इज द के इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर ये सिर्फ 2 के लिए, मतलब यहाँ पर ये 2 के लिए स्पेशली, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर 2 के लिए देखोगे तो सिर्फ इतना बच जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा है तो सीधे जोड़ते जाओ, फिर इसमें K3 A3 है ना, प्लस A3, ऐसे बढ़ाते जाओ अगर जरूरत है तो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हमारा नेक्स्ट जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन टेम्परेचर हमारा 5 है, ठीक है, या फिर हम इसको कहते हैं इंटरफेस टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2 रॉड की, एक रॉड है हमारी K1 और K2, T1 और T2 इसका टेम्परेचर डिफरेंस है, और आपका यहाँ पर जंक्शन टेम्परेचर की बात करी गई जो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हीट करंट है इसमें से, ठीक है, हीट पास हो रही है। तो सीरीज में आपकी H1 और H2 बराबर होती है ना, सीरीज में आपका जो हीट करंट है वो इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जंक्शन, मतलब इनका रिलेशन, बेसिकली आपको जंक्शन टेम्परेचर पूछा जा सकता है, ठीक है, जब 2 रॉड को आप जोड़ रहे हो। तो उस केस में अगर आप देखें तो जंक्शन टेम्परेचर कितना आएगा, K1 अपॉन L1 T1 माइनस 5 इज इक्वल टू K2 अपॉन L2 5 माइनस T2, ठीक है। मतलब बेसिकली आपने ना दोनों को इक्वल कर दिया है और कुछ नहीं किया है, दोनों में से हीट करंट इक्वल जा रही है, तो H1 इज इक्वल टू H2 आपने कर दिया है। तो बेसिकली आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि सेम था तो काट दिया है, ठीक है। अब जैसे हम एक क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन ये है कि 2 रॉड हैं, आपने उनको कनेक्ट किया है,
हमारा जो जंक्शन टेम्परेचर है वो कितना होगा, K1 अपॉन L1 T1 माइनस फाइव इक्वल टू K2 अपॉन L2 5 माइनस T2। मतलब बेसिकली आपने H1 इक्वल टू H2 कर दिया है ना। H1 होता था KA अपॉन L T1 माइनस T2, तो आप यहाँ पर देख रहे हो पहले, फिर आपने यहाँ पर देखा और दोनों को इक्वल कर दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि सेम था तो हमने काट दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हम करें तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो रॉड आपने कनेक्ट कर दी, ठीक है। एक है आपकी K कंडक्टिविटी की और एक है आपकी 3K, इसकी लेंथ L है, इसकी भी L है। इधर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है जबकि इधर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंटरफेस टेम्परेचर हमारा कितना होगा 5, ये आप बता दो कैलकुलेट करके। तो कैसे निकालेंगे, KA अपॉन L, वही वाला फंडा लगाएंगे, मतलब दोनों में से हीट करंट को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो K अपॉन L 100 डिग्री माइनस 5 इज इक्वल टू 3K अपॉन L 5 माइनस 0 यहाँ पर हम कर देंगे, है ना, दोनों में से हीट करंट इक्वल। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो K अपॉन L 100 डिग्री माइनस 5 हो जाएगा इस वाले केस में, और इसमें से जो हीट करंट पास होगा फिर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3K अपॉन L और 5 माइनस 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें तो आंसर कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इसको कैसे करेंगे, तो अब की बार जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 3 रॉड हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से 3 रॉड ले ली, 3 रॉडों को जोड़कर बना दिया, ठीक है। हर रॉड की जो लेंथ है वो L ली है, हर रॉड की जो कंडक्टिविटी है वो सेम ली है, उससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, इसीलिए मतलब 1 मिनट में आप इसको आसानी से कर सकते हो, इसीलिए ऐसा किया गया होगा एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन वो करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं। यहाँ पर ये जंक्शन टेम्परेचर है φ1 और φ2, तो हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है जंक्शन टेम्परेचर क्या रहेगा, मतलब φ1 और φ2 की वैल्यू बतानी है सीधे शब्दों में, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, या तो हम क्या करें, जितना भी आपका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, हिंट ये है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें से जितना हीट करंट फ्लो होगा कितना होगा, KA अपॉन L T1 माइनस T2, और T1 100 है और T2 हमारा 5 है, ठीक है। और आपका जिसमें इसमें से इतना होगा और पूरी रॉड का इक्वल कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने या फिर हमने यहाँ पर कंसेप्ट देखा था जंक्शन टेम्परेचर का, तो इसमें से जितना हीट करंट फ्लो हो रहा था उसमें से भी इतना ही हो रहा था। तो हमने K1 अपॉन L1 T1 माइनस 5 K2 अपॉन L2 5 माइनस T2 किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम यही K L L L, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, यहाँ पर φ1 और φ2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो आप क्या करें H1 और H2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, फिर H2 और H3 की करें, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर इसका कंपेरिजन पूरे से कर लें, और फिर जब एक निकल जाएगा दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो हम क्या कर सकते थे, सबसे पहले हम K इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाल, K इक्विवेलेंट कितना होगा, K इक्विवेलेंट होगा हमारा यहाँ पर, अगर हम हमें याद हो सीरीज वाला फंडा क्या था, सीरीज में हमारा जो था वो था L1 प्लस L2, इस तरीके से 3L डिवाइडेड बाई L अपॉन K, इस तरीके से है ना, तो 3L अपॉन K। तो यहाँ से हमारा जो K इक्विवेलेंट आया वो K आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पूरे का K इक्विवेलेंट हमें पता चल गया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, K अपॉन 3L, ठीक है, 100 माइनस 0, ये हमारा पूरे रॉड का हो गया, ठीक है। इसको किसके इक्वल कर दें, क्योंकि हीट करंट तो पूरी में सेम है ना। और इस वाले का कितना हो जाएगा, K अपॉन इसकी लेंथ कितनी है L, और यहाँ पर आपका 100 माइनस 5 तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये के एल कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 5 इज इक्वल टू 200, और हमारा जो 5 1 है यहाँ से आ जाएगा 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये 5 1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतना डिग्री सेल्सियस मतलब इतना टेम्परेचर हमारा आ गया 5 1, तो 5 1 आ गया तो 5 2 तो बहुत आसान है। 5 2 कैसे निकालेंगे, देखो फिर से वही करो, K इक्विवेलेंट वाला, पूरी रॉड का हीट करंट हमने इक्वल कर दिया किसके, जो हमें निकालना है उस वाले हिस्से का, ठीक है, φ2 माइनस 0, क्योंकि देखो यहाँ पर φ2 है यहाँ पर 0 है, पूरी हर हिस्से में से हीट करंट बराबर जाएगा तो इसलिए हम इसको इक्वल कर पा रहे हैं, ठीक है। के एल कटे तो हमारा जो φ2 आएगा वो कितना आएगा, 100 अपॉन 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर φ2 कैलकुलेट होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर कंडक्शन के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा ऐसा है कि आपकी 3 रॉड हैं,
इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया की। तीनों रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इक्वल है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, मतलब कंडक्टिविटी सेम है, ठीक है, मतलब आपका के एंड ए दोनों ही तीनों रॉड का सेम है, ठीक है, और वो इस तरीके से जुड़ी हुई है तीनों रॉड। तीन रॉड है ये, है ना, ये वाली ए बी एक रॉड, बी सी दूसरी रॉड, और ये बी और डी तीसरी रॉड। यहाँ पर टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डीबी रॉड, बीसी रॉड, जिससे आपका कोई भी करंट फ्लो ना हो एबी रॉड में, ठीक है। बीसी और डीबी की हम लेंथ का क्या रेशियो लें जिससे एबी रॉड के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना हो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर हमें देखो, अगर हमें इस वाली रॉड में करंट को नहीं फ्लो करना है, हीट को नहीं फ्लो करना है, तो हम क्या कर देते हैं, करंट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर डिफरेंस सेम कर देंगे, तो इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा। बस इसका और इसका रेशियो बताना है, जितनी हीट इसमें से उतनी इसके इक्वल, H1 इक्वल टू H2 करना था बस। अब देखो हमारी जो H होती है वो होती है KA अपॉन L, तो KA अपॉन ये वाली लेंथ हम L1 मान लेते हैं, ये वाली L2 मान लेते हैं, L1 इस टू L2 ही हमसे पूछा है, तो ये L1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है, वहां पर 0 है, तो 100 माइनस 0, H2 कितना होगा, H2 होगा KA अपॉन L2, और ये 0 माइनस 20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 20 हो जाएगा। तो उसके बाद KA से KA गया, इधर 100 अपॉन L1 बचा, और इधर 20 अपॉन L2 बचा, इससे ये 5 टाइम्स गया, तो आपका जो आंसर आया वो 5:1 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें L1 इस टू L2 5:1 है, ठीक है, या फिर हम कहें यहाँ पर L1 अपॉन L2, या फिर इसकी जगह कह सकते हैं LDB अपॉन LBC, तो ये हमारा 5:1 है, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ऐसे तरीके के क्वेश्चन हमें काफी सारे देखने को मिले। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चंस करेंगे वो अगले टॉपिक से करेंगे, जो है हमारा रेडिएशन। हमने यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीन तरीकों की बात करी थी, तो इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये सबसे पहले आपका EM वेव, ठीक है, रेडिएशन आपकी EM वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फास्टेस्ट है। सूरज से धरती पर जो लाइट आ रही है उनकी बात करी जा रही है, वो फास्टेस्ट है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। EM वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, इन्हें कोई मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है, ये किसी भी मीडियम को, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, नहीं तो सूरज सन से अर्थ पर हमारी लाइट ही नहीं आ पाती अगर किसी मीडियम की जरूरत पड़ती तो, ठीक है। तो रेडिएशन के बारे में इतना ही है बेसिक नॉलेज। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ बता दूं, रैट, इसका मतलब है रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन। कोई भी सरफेस अगर उस पर 100% लाइट आई तो उसमें से कोई कोई सरफेस आपकी कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट कर सकती है, कुछ एब्जॉर्ब कर सकती है, कुछ ट्रांसमिट कर सकती है। अगर वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट करने वाली है तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर देगी, लेकिन ये रहेगा तो 100% के बराबर। 100% को मैं 1 से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन आपका हमेशा 1 ही रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से, क्योंकि जितनी एनर्जी आई है उतनी ही रह सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ एफिशिएंसी की, तो एक होती है हमारी रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट। तो जो रिफ्लेक्टिंग कॉफिशिएंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं स्मॉल r से। तो ये जो स्मॉल r होता है बेसिकली वो होता है हमारा QR अपॉन Q, ठीक है, मतलब टोटल हीट में से कितना आपका हीट रिफ्लेक्ट हो गई उसका रेशियो। ऐसे ही हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो हो जाएगा कितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई टोटल हीट में से, और ऐसे ही हमारा ट्रांसमिटेड जिसे हम T से रिप्रेजेंट करेंगे QT अपॉन Q, मतलब कितनी हीट हमारी ट्रांसमिट हो गई आपकी टोटल हीट से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चीजों को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पावर ऑफ बॉडी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो रिफ्लेक्टिव पावर किसी बॉडी की कितनी है वो कैसे निकालेंगे, तो जितनी रिफ्लेक्ट कर सकती है उसमें आप 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर का पता चल जाएगा। ऐसे ही एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए A इंटू 100% और ट्रांसमिटिव पावर के लिए T इंटू 100% हमें यहाँ पर करना होगा, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। 1000 जूल का थर्मल रेडिएशन आपका किसी बॉडी पर इंसिडेंट हुआ जिसमें से ट्रांसमिटिव कॉफिशिएंट आपका कितना है, ट्रांसमिटिव कॉफिशिएंट मतलब T की बात करी जा रही है, जो हमारा कितना है 0.4 है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव कॉफिशिएंट हमारा 0.3 है। तो क्वेश्चन आप बताइए कि कितनी बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब कर ली,
अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारा 0.4 यहाँ पर ट्रांसमिटिव कॉफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि आपका 0.4 इंटू 100 यानी कि आपका 40% हिस्सा ट्रांसमिट हो गया, तो आपका 30% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। तो 100 में से कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ होगा? आपका 70। 40 प्लस 30 70। 100 में से 70 गए तो 30 ही बचे। 30% हिस्सा आपका एब्जॉर्ब हुआ होगा, यानी कि 30% 1000 जूल का कितना होता है? 300 जूल। तो हमारा 300 जूल हीट आपकी एब्जॉर्ब कर ली बॉडी ने। तो ये सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है या फिर इसका यूज किया जा सकता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर पार्ट 2, आपको रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर बॉडी की कैलकुलेट करनी है। अगर आप देखें तो ऑलरेडी कर चुके हैं, पावर परसेंटेज में होती है 40%, 30% और 30%। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 40, 30 और 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना है। अब हम यहां पर देखें, एक होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, जो क्या था? QA अपॉन Q था। तो अगले नंबर पे होता है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, जो कितना हो जाएगा? QA लैम्डा अपॉन Q, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए उसकी पावर की बात करी जा रही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है एमिसिव पावर, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना एमिशन कोई बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एमिट कर देगी, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होती है एमिसिव पावर किसी भी बॉडी की। किसी भी बॉडी में से कितनी हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट, कितना एमिशन आपका निकल जाएगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इसकी जो बेसिकली ई की जो वैल्यू होती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल अपॉन मीटर स्क्वायर और सेकंड, है ना। टाइम की जगह सेकंड, ए की जगह मीटर स्क्वायर, क्यू की जगह जूल, ठीक है। या फिर जूल अपॉन सेकंड की जगह वाट लिख देंगे, पावर और अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एमएसए पावर हो गई, ठीक है। अगर हमसे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पूछी जाए तो उस वेवलेंथ के रिगार्डिंग जितनी हीट जाएगी तो वो हम ले लेंगे, ठीक है, जो हमें दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। तो कोई टेंशन वाली बात हमें यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपका एरिया इंटू टाइम और आपका ए लैम्डा, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर वेवलेंथ का लैम्डा है वो उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगल वेवलेंथ की बात आते ही यहाँ पर क्या हो गया है, आपका जो पूरी हीट थी उसमें से आपने क्या डिवाइड कर दिया है? देखो मैं सही से लिख देता हूं इसको। जो आपका एरिया है वो तो रहेगा, जो टाइम है वो तो रहेगा, साथ में आपका वेवलेंथ और आ जाएगी। देखो अगर पूरी के लिए इतनी थी तो किसी एक वेवलेंथ के लिए उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी एक वेवलेंथ के लिए एमएसए पावर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। यूनिट में क्या चेंज आ जाएगा? बस आपका लैम्डा की वैल्यू और आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम जोड़ लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो रिलेशन होता है एमएसए पावर और स्पेक्ट्रल एमएसए पावर में, वो क्या होता है? वो होता है इस तरीके का, मतलब आप जीरो से इन्फानाइट तक जितनी भी उसके अंदर आपकी वेवलेंथ है उन सब के लिए निकाल लो और सबका इंटीग्रेशन कर दो तो पूरी की आपकी एमएससी पावर आ जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर ई फॉर एमएससी पावर है, ई लैम्डा स्पेक्ट्रल एमएससी पावर है, ठीक है। एक चीज होती है आइडियल ब्लैक बॉडी, आईबीबी। आइडियल ब्लैक बॉडी का क्या फंडा है? जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है बेसिकली उसका फंडा ये है कि ये एक तरीके से, मतलब आइडियल जो ब्लैक बॉडी होती है लो टेम्परेचर पर कंप्लीट वेवलेंथ का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जो भी इस पे इंसिडेंट हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब एक तरीके से कंप्लीटली यहाँ पर आपका जो 100% जैसे आइडियल गैस थी वैसी आइडियल ब्लैक बॉडी है, जितनी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस तरीके की कुछ सिचुएशन है। तो यहाँ से रिगार्डिंग हम कुछ चीज पढ़ने वाले हैं। एक होती है एमिसिविटी या फिर रिलेटिव एमिसिव पावर, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी होता है मैग्नेटिज्म के अंदर, ऐसे ही यहाँ पर होता है एमिसिविटी या फिर रिलेटिव एमिसिव पावर। मतलब आप किसी के रिलेटिव निकाल रहे हो, किसके रिलेटिव निकालते हो? ब्लैक बॉडी के रिलेटिव, क्योंकि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है या तो वो कंप्लीटली एमिसिव कर सकती है 100% एमिशन कर सकती है हीट का, या फिर वो एब्जॉर्ब कर सकती है 100%। तो जो ई आर होता है बेसिकली वो किसके रिगार्डिंग निकाला जाता है? वो निकाला जाता है आइडियल ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग। मतलब किसी भी बॉडी का अगर आपको क्या निकालना है, एमिसिव पावर निकालनी है, तो अगर आपको उसकी ईआर पता है, उसकी रिलेटिव एमिसिविटी पता है, तो आप उसमें आइडियल ब्लैक बॉडी की ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ई पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे रिलेटिव डेंसिटी होती थी। रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिगार्डिंग होती थी, जो आपकी रिलेटिव एमिसिव पावर है वो आइडियल ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी के बराबर है, ठीक है, मतलब उसके रिगार्डिंग है। ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए क्या है? एमिसिव पावर है। और ये जो ऊपर वाली ई है ये किसी भी जनरल बॉडी के लिए है, मतलब कोई भी बॉडी आपको जो दी गई है। आइडियल ब्लैक बॉडी और जनरल बॉडी में अंतर इतना है कि आइडियल ब्लैक बॉडी या तो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है या परफेक्टली एमिट भी कर सकती है, और लेकिन जनरल बॉडी तो नॉर्मल बॉडी है, ठीक है। जैसे आपकी जो नॉर्मल जनरल बॉडी की बात करी जाए तो जो रियल गैस होती थी
और आइडियल गैस होती थी, जैसे उनके अंदर अंतर था वैसे यहाँ पर जनरल बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी के अंदर अंतर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए हमारा जो ER होता है वो 1 होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो ऊपर वाली वैल्यू है स्मॉल ई वो भी कैपिटल ई हो जाएगी आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, तो ई से ई गया तो 1 बचा। लेकिन जो जनरल बॉडी होती है उसके लिए जो ER होता है वो 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब एक है प्रीवोस्ट नाम की थ्योरी। प्रीवोस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी, उन्होंने क्या बताया, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है उसको हॉट बॉडी उन्होंने बताया, ठीक है। और हर हॉट बॉडी अपनी बॉडी से रेडिएशन एमिट करती है, इन्होंने बताया अप टू अ इनफाइनाइट टाइम, कोई लिमिट नहीं है टाइम की, करती जाएगी, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो क्या करेगी, वो आपकी हॉट बॉडी है और वो रेडिएशन एमिट करती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट आए हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बताया कि कोई भी बॉडी है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बिल्कुल थोड़ा सा भी ज्यादा है तो उसमें से रेडिएशन निकलेंगे, बस ये बात हमने यहाँ पर देखी है, अभी तक समझने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका कुछ ज्यादा भी हो सकता है और किसी भी बॉडी का 0 केल्विन से ज्यादा ही रहता है हमेशा टेम्परेचर। 0 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना ज्यादा कम टेम्परेचर हो गया, ठीक है। आगे आया स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ ने क्या बताया, स्टीफन्स लॉ में आगे जाने से पहले आपको बता दें, देखो पहली बात तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है केवल, ये जनरल बॉडी के लिए बात नहीं करता है, ठीक है। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दिए गए तो वो जनरल ब्लैक बॉडी के लिए कर दिया, लेकिन ये सिर्फ आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। दूसरी चीज यहाँ पर एक टर्म आएगा सिग्मा। तो सिग्मा होता है स्टीफन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखना हमें हमेशा बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार आपको दी जाए नहीं दी जाए कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, कई बार नहीं दी जाती है। तो ये आपका सिग्मा की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8। याद रखने का तरीका क्या है, 5678, ठीक है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ओके। अब यहाँ पर आप इसको 5678 से याद रखें, मतलब जिससे आप भूलेंगे नहीं कि पहले 5 आता है कि 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो इस लॉ के हिसाब से एमएससी पावर जो होती है किसी भी आइडियल बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर। तो आपकी जो एमएससी पावर होगी वो क्योंकि कैपिटल ई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए करी जा रही है बात। तो आपकी ये टेम्परेचर की पावर अगर आप 4 रेज कर दो तो आपका ये रिलेशन है स्टीफन्स लॉ। अगर हम इसको ओपन करें तो कांस्टेंट ला सकते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमने ऊपर देख ही ली है, ओके। तो इस तरीके से हम एमएससी पावर को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो एमएससी पावर थी हम ऑलरेडी जानते हैं वो क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ रेडिएशन या अमाउंट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हुआ करती थी, या फिर पावर अपॉन एरिया, है ना, हमने वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिखी थी इसकी यूनिट याद हो तो यहाँ पर हम Q अपॉन E की जगह पावर भी लिख रहे हैं, तो ये हमारी E हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पर जो E हमने पढ़ी है वो कितनी पढ़ी है, यहाँ पर जो E पढ़ी है हमने सिग्मा T की पावर 4 पढ़ी है। तो इन दोनों को अगर हम रिलेट करें तो यहाँ से एक चीज हमें नहीं पता चलेगी, वो है रेडिएटिंग पावर P की वैल्यू। तो रेडिएटिंग पावर हमें यहाँ से पता चलेगी, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट पर सेकंड, ठीक है, कितना रेडिएशन आपका पर सेकंड एमिट हो रहा है। तो रेडिएशन पावर कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4, क्योंकि आप A को दूसरी साइड में भेज दोगे ना तो आपका सिग्मा A T की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका अगली चीज हो गई आपकी अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट आउट इन टाइम T। तो हमारा जो P हो गया पावर वो हो गया आपका Q अपॉन T, ठीक है। तो जो Q अपॉन T है वो किसके बराबर है, सिग्मा A T की पावर 4। तो आपका जो Q है वो हो जाएगा आपका सिग्मा A T की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ रेडिएशन T टाइम के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें एमएससी पावर आपकी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेडिएशन पावर आपकी सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा जो एमएससी पावर थी वो केवल सिग्मा T की पावर 4 थी, जबकि जो हमारी ये रेडिएटिंग पावर है ये सिग्मा A T की पावर 4 है, ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हमें ये सब चीज समझनी होगी। अब देखो दुनिया में कोई भी बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती है, सिर्फ जनरल बॉडी पाई जाती है, नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कभी भी आपका मतलब ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल बॉडी का जो ER है वो कभी भी 1 नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि जितनी रेडिएशन आई उतनी निकाल दी या फिर जितनी आई उतनी एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर ER कभी भी 1 नहीं होता है, तो होता कितना है, 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जब भी हम किसी नॉर्मल बॉडी के लिए निकालेंगे तो आप यहाँ पर क्या ले आओगे, बीच में ER को ले आओगे, क्योंकि उसका ही फिक्स ER होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम एमएससी पावर जनरल बॉडी के लिए कितना लिखेंगे, ER सिग्मा T की पावर 4, मतलब वैसे तो फॉर्मूला वही है सिग्मा T की पावर 4, बस हमने ER और लगा दिया। ER क्या था, रिलेटिव एमिसिविटी थी, आइडियल ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में निकालते थे। अगला है रेडिएशन पावर, वो होती थी हमारी कितना, Q अपॉन T।
तो हम यहाँ से अगर देखें तो इस तरीके से जो फॉर्मूला आया था वो आया था सिग्मा ए टी की पावर 4, लेकिन यहाँ पर ई आर से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप जनरल बॉडी के लिए निकाल रहे हो। अगला था हमारा अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या था? पावर अपॉन टाइम। तो हमारा जो पावर था वो सिग्मा ए टी की पावर 4 और उससे हमने टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ई आर और मल्टीप्लाई करो तो क्योंकि जनरल बॉडी के लिए आप बात कर रहे हो, ठीक है, ये रियल लाइफ की बात है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा रियल लाइफ। लेकिन एक और लोचा है, रियल लाइफ में क्या होता है कि सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ होता है, तो इसीलिए सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर हम टी नॉट केल्विन ले लें तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पर एमएससी पावर नेट बचेगी वो कितनी बचेगी? नेट एमएससी पावर जो बचेगी वो ई आर सिग्मा टी की पावर 4 की जगह टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 बचेगी, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, अगर टी नॉट की वैल्यू 0 केल्विन दे दी है तो उस केस में आपका प्रीवॉश थ्योरी लग जाएगी और आपका नॉर्मल फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। सराउंडिंग का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर हमेशा पाया जाता है, और जो रेडिएशन पावर है वो कितनी हो जाएगी? ई आर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, है ना। और आपके तीसरे नंबर पे अमाउंट ऑफ हीट वो कितनी हो जाएगी? ई आर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई टाइम, है ना भाई, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो टर्म है वो है रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस क्या है? मतलब हीट लॉस हो रहा है हमें, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका रेट क्या है वो बेसिकली उसको निकाल रहे हैं, आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेट ऑफ हीट लॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक जो पढ़ी है उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी, अमाउंट ऑफ हीट जो लॉस हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। रेट का मतलब हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या थी? क्यू की जो वैल्यू थी अगर आपको याद हो तो अभी भी हमने देखी थी, ई आर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा टी हट जाएगा, तो आपका केवल क्या बचेगा? तो आपका बचेगा ई आर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, है ना, टाइम हट जाएगा। तो ये हमारा रेट ऑफ हीटिंग है बेसिकली, ठीक है, हीट लॉस है। आई मीन यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आपका ईआर पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा एमिसिविटी, रिलेटिव एमिसिविटी है, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट लॉस होता है, मतलब उतनी ही जल्दी हीट लॉस करती है बॉडी। जितना ज्यादा उसका एरिया होगा उतनी ही जल्दी लॉस करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा एरिया में से उतनी ही हीट जल्दी लॉस होगी, है ना। और जितना ही आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा, है ना, उतनी ही फिर से जल्दी लॉस करेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें समझनी होगी। अगली चीज होती है रेट ऑफ कूलिंग। जैसे रेट ऑफ हीटिंग है वैसे ही रेट ऑफ कूलिंग भी हो सकती है, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस है तो रेट ऑफ कूलिंग भी हो सकती है, इसको सही से लिख लो, कूलिंग, ठीक है। इसको हम आरसी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आरसी का मतलब क्या है? आपका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम आरसी की वैल्यू देखें तो देखो हमारी जो डी क्यू है, जो हमारी हीट है, वो एम एस डी टी होती है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एम एस डी टी, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, मतलब इसको डी टी को टी के साथ जो है अगर हम ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आर सी आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? हीट। हीट हमारी हमेशा किसके बराबर रही है? सिग्मा ई आर सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, है ना। हमने टाइम के साथ क्या किया है? हमने टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट किया है, तो टाइम यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, जिसे हम डी टी अपॉन डी टी कह रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर लॉस, टेम्परेचर कम होने का जो रेट है वो कितना है? वो है आपका ई आर, है ना, ई आर सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, है ना। आप देख सकते हो यहां से आपका ये अपॉन में चला गया सब, और ये किसके बराबर था? सब कुछ डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एम एस डी टी अपॉन डी टी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको भूल जाओ तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो एम एस डिवाइड में चला जाएगा। अच्छा, एम एस की मतलब क्या है यहाँ पर? याद है ना, डी क्यू हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट में, एम एस डी टी जो क्या था? मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज, रेट ऑफ चेंज, मतलब सॉरी T1 माइनस T2, टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका रिलेटिव एमिसिविटी है, ये सिग्मा है। सिग्मा आपका वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मास, ये स्पेसिफिक हीट। यानी कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो एक नई चीज पे भी डिपेंड करती है, आपकी स्पेसिफिक हीट पर, ठीक है। तो रेट ऑफ कूलिंग को आप क्या कह सकते हो? आर एच अपॉन एम एस, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू आर एच की है, अपॉन एम एस कर दो तो आपकी रेट ऑफ कूलिंग भी आ जाएगी, ठीक है। एम एस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई वर्ड आती है हीट कैपेसिटी, तो इसीलिए इसको हम हीट कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एच सी क्या है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बेसिकली एम एस होती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं बेसिकली
आपके इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो है कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कि दो सॉलिड स्फीयर हैं, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है, और ये सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। सेम मटेरियल से बने हुए हैं। इनको हीट किया, एक टेम्परेचर T तक आप ले गए, और इनको आपने सराउंडिंग में रखा T0 टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए। तो आपको बताना है हीट लॉस का रेशियो क्या होगा। तो फाइंड द रेट ऑफ हीट लॉस RH1 अपॉन RH2। तो रेट ऑफ हीट लॉस RH क्या है, सिग्मा ER सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ठीक है। आंसर, अगर हम रेट ऑफ हीटिंग निकालें तो कितना आएगा। रेट ऑफ हीटिंग निकालें तो यहाँ पर क्योंकि सेम मटेरियल था, इसका मतलब आपका जो ER है वो तो सेम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बताया गया था, टेम्परेचर आपका सेम है, और सिग्मा आपका सेम हो ही गया क्योंकि वैसे ही आपका मटेरियल सेम है। तो इसका मतलब सिर्फ बचा क्या, फॉर्मूला क्या होता है, ER सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो सिर्फ क्या बचा, एरिया बचा, यानी कि आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई आर, क्योंकि आपका कैसा है, स्फीयर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई से 4 पाई गया तो केवल R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बचा। तो रेट ऑफ हीटिंग जो आएगा वो कितना आएगा, RH1 अपॉन RH2, ये आएगा हमारा, R1 की वैल्यू R है और इधर 2R है, इसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 1/4। अगला पूछा था रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग आपका रेट ऑफ हीटिंग के ही इक्वल होता है वैसे तो, ठीक है, बस उसमें डिफरेंस कितना क्या होता है, ms से डिवाइड कर देते हो। तो मास, बेसिकली मास के अंदर एक और चीज छुपी हुई है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम देखें तो यहाँ वॉल्यूम भी आ जाएगा पिक्चर में। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ऊपर तो एरिया का, नीचे आपका वॉल्यूम से। तो एरिया का R स्क्वायर और वॉल्यूम का R की पावर 3। तो इस चीज का ध्यान रखना था सिर्फ। तो RC1 अपॉन RC2 किसके बराबर हो जाएगा, R1, है ना, देखो नीचे कट गया तो आपका ऊपर R2 नीचे R1, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना था। तो 2R अपॉन R, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है। अगर हमें इतना समझ में आ गया तो हम जो है आसानी से रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ हीटिंग के क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, और एक स्फीयर है। क्वेश्चन ये है कि उनका सरफेस एरिया आपका सेम है, ठीक है, ध्यान रखना सरफेस एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, यानी कि आपका मटेरियल सेम, सरफेस एरिया सेम, ठीक है। लेकिन मास आपका m और 2m है, m और 2m है, और इनको हीट किया गया है एक टेम्परेचर T तक, ठीक है, और इनको सराउंडिंग में छोड़ दिया गया ठंडा होने के लिए। तो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, मतलब रेट ऑफ कूलिंग एज वेल एज रेट ऑफ हीट लॉस, दोनों ही हमें यहाँ पे निकालने हैं। RH1 अपॉन RH2 एंड RC1 अपॉन RC2, पहले जैसा क्वेश्चन है। अगर हम देखें रेट ऑफ हीटिंग वगैरह का यहाँ पर क्या हो सकता है, रेट ऑफ हीटिंग जो है वो क्या होगा, ER सिग्मा A अपॉन M, यानी कि हमारी जो RH है वो आपका मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमारा जो मास है वो ऊपर M2 नीचे M1, तो 2:1 आ गया, ठीक है। लेकिन सॉरी, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो मास के इनवर्स होती है, रेट ऑफ हीटिंग तो मास पे डिपेंड ही नहीं करती, तो 1:1 आ जाएगा। रेट ऑफ कूलिंग का कितना आ जाएगा, 2:1, ठीक है, क्योंकि ये मास पे इनवर्स होती है। बस इतना सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और आगे देखेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कैलकुलेटिव। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एट 9 to 7 डिग्री सेल्सियस द एमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इज E, ठीक है, एमिसिव पावर यानी कि आपको E की वैल्यू दी गई है। अप टू व्हाट टेम्परेचर अ बॉडी मस्ट बी हीटेड सो दैट इट्स एमिसिव पावर बिकम 16E, मतलब कितना टेम्परेचर कर दें जिससे एमिसिव पावर आपकी कितनी हो जाए, 16E हो जाए, ठीक है। एमिसिव पावर आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होती थी, सिग्मा T की पावर 4। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो E1 अपॉन E2 हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा तो कट ही जाएगा, तो T1 की पावर 4 और T2 की पावर 4, है ना, तो ओवरऑल पावर 4। अब ये हमारा E है और ये हमारा 16E है। टेम्परेचर जो T1 है वो हमारा 927 डिग्री सेल्सियस, कभी भी डिग्री सेल्सियस में डील करना ही नहीं है, तो केल्विन, कितना केल्विन हो जाएगा, 1200 केल्विन, है ना, 273 ऐड कर देंगे, और T2 हमें निकालना है, पावर है 4, तो ये E से E गया। अच्छा, अब यहाँ पर पावर अगर 4 है तो इसका मतलब क्या है, 1/16 की पावर 1/4 हो जाएगी,
और ये हो जाएगा 1200 अपॉन T2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें तो उल्टा कर दें अगर, T2 अपॉन 1200 और ये हो जाएगा 16, 16 की पावर 4। ठीक है ना, ऐसे ही तो था, सॉरी 16 की पावर 1/4। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो आंसर आ गया आपका यहाँ से 2, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2400 केल्विन। ठीक है, और इसको डिग्री सेल्सियस में भी निकालना पड़े तो घटा दो, कितना 273। ठीक है, तो कितना बचेगा 2127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेम्परेचर है हमारा इतने डिग्री सेल्सियस, आपको एमएससी पावर निकालनी है आइडियल ब्लैक बॉडी की। ठीक है, और अज्यूम करना है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो नेग्लिजिबल है ही नहीं, यानी कि आपको फॉर्मूला तो बेसिकली ये होता था। तो अगर हमें ये नेग्लेक्ट कर देना है तो इसका मतलब सिर्फ कितना बचा, इतना बचा, है ना। तो हमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, टेम्परेचर हमें बताना है, मतलब आपका पहले ही जैसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एमएससी पावर बतानी है, सॉरी आइडियल ब्लैक बॉडी की, मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसा नहीं है। टेम्परेचर दिया है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5678, याद करने का तरीका बताया ही था, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, दैट्स इट। तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना है बस, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब इसको केल्विन में बदलोगे तो कितना हो गया 1000। देखो एग्जामिनर जानबूझकर 1000 दिया है जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओ, तो बस इसको सॉल्व करना था। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 12 और ये प्लस के 4, तो मतलब 5670 बचेगा। ठीक है, तो इतना आपका जूल 56700 बचेगा, इतना जूल, है ना। और यूनिट क्या आएगी आपकी, मीटर स्क्वायर सेकंड, यही तो थी आपकी ई की, क्योंकि ई क्या होता था, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपका यहाँ से इस तरीके से आंसर आ जाएगा, एक 56700। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका आंसर आ सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। वो क्या है, अगर ये लॉ बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, उसको फाइंड करने करने के लिए। तो न्यूटन ने कहा, क्या कहा कि अगर आपका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि जो रेट ऑफ कूलिंग होती है ना, वो dt अपॉन dt जो हमने पढ़ी थी, वो बेसिकली किसके बराबर कर दो, सिर्फ इसके बराबर कर दो। ठीक है, इन्होंने ये कहा। इसको हम जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए जब हम इसको सॉल्व करके लाते हैं यहाँ से, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के अंदर। तो ये इस तरीके का रिलेशन है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में। कब लगाया जा रहा है, जब टेम्परेचर डिफरेंस 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब यहाँ पर ये सब चीजें क्या है वो देख लेते हैं। देखो, ये है हमारा T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, ये हमारा जो है टाइम है, ये कंडक्टिविटी है, ये आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आता है बेसिकली इसके सामने। तो नेगेटिव साइन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो रेट ऑफ कूलिंग है वो समय के साथ घटता जाता है। ठीक है, मतलब मान लो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होने में किसी चीज को आपके 10 मिनट लगे, तो न्यूटन ने बताया कि जब ये 90 से 80 होगा ना, तो आपका ये जो टाइम है, ये जो रेट ऑफ कूलिंग है बेसिकली, वो समय के साथ घटता जाता है। अगर पहले टाइम में 10 मिनट लगे तो इसका मतलब आपका जो अगर रेट घट गया तो मतलब टाइम बढ़ जाएगा। तो अब कम से कम इससे थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगेगा, मान लो 15 मिनट लग गए, तो इसका मतलब क्या है कि रेट आपका जो पहले वाला था वो कम हो गया, दूसरे वाला आपका, सॉरी, जो आपका पहला रेट था वो ज्यादा था, दूसरे वाला कम था। ठीक है, तो इसलिए दूसरे वाले में आपका उसी चीज में टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फंडा है, नेगेटिव साइन जो यूज किया जा रहा था यहाँ पर, उसका जो मतलब था वो इतना था कि धीरे धीरे समय के साथ आपकी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कम होती जाती है, सिर्फ इतना था। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आता है, मान लो एक कप ऑफ टी है, वो कूल होता है 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और टाइम लेता है वो 60 सेकेंड। तो जब इसको आपने एक सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर जो आपका 30 डिग्री सेल्सियस का है उसमें रखा, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है जब ये जो चाय है वो 60 से 50 हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या बताना है, अगर 80 से 60 डिग्री होती है 60 सेकंड में, ये हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो आपको बताना है जब 60 से 50 हो जाएगी तो कितना टाइम ये लगाएगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से पहले के निकाल लो और के निकालने के बाद वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लो। सिर्फ फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला ये वाला यूज करना है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का डाटा ये है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी 80 माइनस 60। अच्छा, अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई केल्विन में क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालते हैं ना तो केल्विन में करो चाहे डिग्री सेल्सियस में एक ही बात है, ठीक है। टाइम है हमारा 60 सेकेंड, ठीक है। के T1 प्लस T2 मतलब 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T0। इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1/120 आ जाएगी। अब इसको रख दो किसमें, 60 माइनस 50, हमें ये टाइम निकालना है। के की वैल्यू है 1/120, ठीक है। 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30, तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 48 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज दी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, ओके। चलिए, तो यहाँ पर आई होप सबको ये सब कुछ चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।